ये डील एक पॉजिटिव भाव लेकर आया है। 311 नमस्कार, अपना बिहार के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। अपनी पार्टी में अलग थलग पड़े पीके पार्टी नेता और पार्टी नेताओं ने पीके पर बड़ा हमला किया है। जी हां, इस वक्त ये बड़ी खबर जिसमें पार्टी में उनके पास कोई अहम जिम्मेदारी नहीं है, ये कहा गया है संजय झा की तरफ से। प्रशांत किशोर का बयान उनका निजी बयान है और उसको पार्टी के बयान से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। पीके ने सीएबी पर जेडीयू से स्टैंड पर नाराजगी जाहिर की थी। प्रशांत किशोर ने ये बार बार कहा कि मैं चाहूंगा कि इस पर विचार किया जाए और पार्टी लाइन से अलग है ये स्टेटमेंट, जिसको लेकर जेडीयू ने ये साफ कहा है कि ये उनका निजी या व्यक्तिगत बयान हो सकता है, पार्टी इससे इत्तेफाक नहीं रखती है। प्रशांत किशोर का बयान उनका निजी बयान है। संजय झा की तरफ से ये बड़ा बयान इस वक्त सामने आता हुआ, यानी सीधे तौर पर सीएबी पर जेडीयू से स्टैंड पर नाराजगी जाहिर करने वाले प्रशांत किशोर इस वक्त अलग थलग पड़ते नजर आ रहे हैं। अपनी पार्टी में वो अलग नजर आ रहे हैं क्योंकि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह का बयान भी सामने आता हुआ, जिसमें प्रशांत किशोर और पवन वर्मा को नसीहत दी गई है। ये कहा गया है कि पार्टी लाइन से अलग बोलने वालों को पार्टी में कहीं ना कहीं ये ध्यान रखने की जरूरत है कि पार्टी फोरम पर ही वो अपनी बात को रखे। वशिष्ठ नारायण सिंह का ये स्टेटमेंट, पार्टी लाइन से अलग कोई बयान न दिया जाए। जिस तरीके से सीएबी को लेकर प्रशांत किशोर का बयान सामने आया, जिस पर पार्टी की तरफ से बार बार सफाई भी रखी गई, अब प्रशांत किशोर को नसीहत देते हुए सीधे वशिष्ठ नारायण सिंह ने ये कहा है कि पार्टी लाइन का ध्यान रखें। अगर कुछ भी कहना है तो पार्टी फोरम पर, सही प्लेटफॉर्म पर, पार्टी के अंदर बात को रखा जाए। पार्टी फोरम पर ही अपनी बात को रख करके कोई समाधान निकाला जा सकता है। हालांकि जो बयान प्रशांत किशोर ने दिया है वो उनका निजी या व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये जेडीयू ने बार बार कहने की और बताने की कोशिश की है। लेकिन इस प्रकरण ने ये तो जरूर साबित किया कि जेडीयू के अंदर ही इस सीएबी को लेकर के दो धड़े नजर आ रहे हैं, जो इस बात को बार बार इशारा करते हुए भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार को इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। लेकिन वशिष्ठ नारायण सिंह का बयान इस वक्त बेहद अहम हो जाता है जब वो ये कहते हैं कि पार्टी लाइन से इतर बयान देना ठीक नहीं है। कुछ भी कहना है तो पार्टी फोरम बनाया गया है जहां पर आप अपनी बात को रख सकते हैं और पार्टी लाइन का ख्याल रखें, इससे इतर बयान देने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर निश्चित रूप से हम लोग जानकारी लेने का प्रयास करिए। यदि कोई पदाधिकारी हैं तो समय आने पर जानकारी। मैं इतना ही केवल कह सकता हूं कि जो पार्टी ने रखा है यही फाइनल राय है। एक सवाल जरूर उठता है सर यहाँ पर कि जिस तरह से उन्होंने तमाम जेडीयू के खिलाफ ही ट्वीट किया है, अपनी बात रखी है, इससे पार्टी आलाकमान को सीधे जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ इसको न माना जाए कि उनकी भूमिका पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं? नहीं, नीतीश कुमार के सवाल, मैं नीतीश कुमार के व्यक्तित्व और नेतृत्व पर कोई सवाल नहीं उठता। देखिए, एक सवाल के सीधे आपको मैंने जवाब दिया। कई बार मैंने अपने राजनीतिक जीवन में देखा है और कई मौक़ों पर देखा है, कई मुद्दों पर मैंने देखा है और कई पार्टियों में देखा है कि कोई मुद्दा जिसके ऊपर विवाद चल रहा हो, चर्चा चल रही हो, तो उस पर अलग अलग लोग राय रखते हैं और यदि हर एक बातों में उनकी अलग राय रहेगी तो उसके बाद पार्टी में अपना विचार रखेंगे, पार्टी सोचेगी। लेकिन अभी चूंकि वो राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, हम उनके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन पार्टी की यही राय राष्ट्रीय स्तर पर है। तो वशिष्ठ नारायण सिंह ये साफ कह रहे हैं कि देखिए यही पार्टी की राय है और इसे सभी को स्वीकार करना चाहिए। तो अपनी ही पार्टी में अलग थलग पड़ते हुए नजर आ रहे हैं प्रशांत किशोर, जिन्होंने कहीं ना कहीं नागरिकता संशोधन बिल को लेकर के जब अपनी बात को सामने रखा तो उसने भूचाल खड़ा कर दिया और बार बार पार्टी को ये साफ करना पड़ा कि जो स्टेटमेंट पार्टी की तरफ से है वही संसद में रखा गया, वही पटल पर सामने चीजें आई। अब लोगों के बयान जिस रूप में पार्टी के अंदर से उभरकर सामने आ रहे हैं वो उनके निजी बयान हो सकते हैं। अगर बार बार इस तरह के बयान जो कि पार्टी फोरम से इतर या फिर पार्टी लाइन से अलग दिए जा रहे हैं
तो इसको ध्यान में जरूर रखा जाएगा और इस पर आगे बहुत कुछ हो सकता है। सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इशारों ही इशारों में ये जता दिया गया कि आप अगर इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं तो इसके ग्रीवेंसेस भी आपको उठाने पड़ सकते हैं। पीके ने सीएबी पर जेडीयू के स्टैंड पर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि इसको लेकर के कहीं से भी पार्टी की अगर विचारधारा की बात की जाए, स्टैंड की बात की जाए तो इससे मेल नहीं खाता। यानी सीधे तौर पर उन्होंने नीतीश कुमार के इस फैसले के ऊपर उंगली उठाई, जिसको पार्टी ने यह साफ जाहिर कर दिया कि ये क्षम्य भी नहीं है, स्वीकार्य भी नहीं है। अगर ये उनका व्यक्तिगत बयान है तो इस बयान में भले इसकी स्वीकारोक्ति हो सकती है, लेकिन पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। पार्टी का जो स्टैंड है वो सदन में साफ हो चुका है। तो पार्टी में उनके पास कोई अहम जिम्मेदारी नहीं है, ये कहा है संजय झा ने। यानी कि वो जिस भी पद पर हैं, सवाल तो यही उठता है कि क्या उस पद पे रहते हुए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते हुए अगर वो कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं तो क्या उसे पार्टी से इतर किस तरीके से देखा जाए, या सिर्फ उनका व्यक्तिगत बयान, इसे कैसे मान लिया जाए? यही सवाल हैं जिन सवालों के जवाब लेने की कोशिश भी की जा रही है। हालांकि इस बीच वशिष्ठ नारायण सिंह का आज का ये स्टेटमेंट बहुत कुछ साफ कर रहा है। ये बता रहा है कि जेडीयू कहीं से भी ये दो फाड़ में अगर होने वाली बात सामने आ रही है उसे स्वीकार नहीं करना चाहती, और इसीलिए सख्त लहजे में ये कहा गया है कि पार्टी लाइन का ध्यान रखें और जो भी कहना है पार्टी फोरम पर कहें। संजय झा ने क्या कुछ कहा है, जरा वो सुन लेते हैं। सिटीजन्स अमेंडमेंट बिल को एनआरसी नहीं है। हाँ, नहीं, देखिए एक चीज़ बड़ा क्लियर, आप अच्छा किया, बता दूं आपको कि हमारी पार्टी का इस पर जो व्यू है वो लोकसभा में हमारे पार्टी के नेता ललन सिंह जी बोल चुके हैं और राज्यसभा में भी आज डिबेट है। हमारी पार्टी बिल्कुल राज्यसभा में इसको समर्थन करती है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। भाजपा के साथ है बिल्कुल इस मुद्दा पे, तो ऑलरेडी हम लोग सपोर्ट कर दिए लोकसभा में, राज्यसभा में भी बिल्कुल इसको सपोर्ट करेंगे। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको, और जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नीतीश कुमार और पार्टी के नेता हैं लोकसभा में ललन सिंह और राज्यसभा में आरसीपी सिंह, वही ऑथराइज व्यू है। और इंडिविजुअल कौन क्या बोलता है वो बिल्कुल उनका पर्सनल व्यू होगा, उसका कोई लेना देना ये पार्टी कैसे बनेगी। जहाँ तक नीतीश कुमार की सेकुलर क्रेडेंशियल की बात है, 13 साल से बिहार में सरकार चला रहे हैं, उनको किसी से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई जो कर रहे हैं, मैं बताया ना कि उनका कंप्लीट इंडिविजुअल व्यू है। पार्टी जो है जदयू, वो पार्टी नीतीश कुमार जी उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और जो दोनों हाउस के नेता का नाम बताया आरसीपी सिंह और राजीव रंजन सिंह ललन, वो पार्टी का व्यू आर्टिकुलेट दोनों हाउस में करेंगे। उसके अलावा कौन पार्टी से ऊपर हो गए हैं, कहा कोई को ऊपर हो जाएगा? ये पार्टी कैसे बनी है किसी को आइडिया है क्या? प्रवचन देना एक बात है। और हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जेडीयू नेता अजय आलोक जी। अजय आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर आपका। और क्या आपको भी यही लगता है कि ये जो बयान प्रशांत किशोर की तरफ से दिया गया है वो सिर्फ निजी बयान है, इसे व्यक्तिगत बयान के तौर पर देखकर बहुत ज्यादा इस पर चिंतन मनन की जरूरत नहीं है, या ये जेडीयू के लिए परेशानी खड़ी कर रही है इसलिए बार बार सफाई के तौर पर स्टेटमेंट आ रहे हैं? देखिए, कोई सफाई किसी को देने की जरूरत नहीं है। मैं कोई जेडीयू में भी कोई आधिकारिक पद पे नहीं हूँ, लेकिन अपने अनुभव से और नीतीश कुमार को जानते हुए एक बात 100% कह सकता हूँ। एक बार पार्टी में विचार विमर्श करने के बाद एक नीतिगत निर्णय अगर ले लिया जाता है और राष्ट्रीय अध्यक्ष की उस पर मोहर लग जाती है तो वो पार्टी का स्टैंड होता है, और उसके बाद फिर पृथ्वी हिले या धरती हिले कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टैंड नहीं बदलता है। जब ये नीति निर्णय हो गया कि सीएबी का हम समर्थन करेंगे, लोकसभा में जब समर्थन हो गया, ये व्यर्थ की अफवाह फैलाना लोग बंद करें कि राज्यसभा में हम शिवसेना के रास्ते जाएंगे तो हम क्या करेंगे, नहीं करेंगे। राज्यसभा में भी जदयू पूरी मजबूती से बिल का समर्थन करेगा। अभी हमारे राज्यसभा के नेता, सदन के नेता आरसीपी सिंह का भाषण होगा, सुन लीजिएगा, सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। अजय आलोक जी, कंफ्यूजन इसीलिए तो पैदा हुआ क्योंकि पार्टी के अंदर से ही उपाध्यक्ष हैं प्रशांत किशोर, उनकी बात को कई मायनों पे, कई जगहों पर बड़ी गंभीरता से भी लिया गया है और कई महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन भी उन्होंने किया। ऐसे में सिर्फ व्यक्तिगत बयान के तौर पर इसे कैसे लिया जाए, इसी ने तो इस संदेह को पैदा किया। पार्टी के जब राष्ट्रीय अध्यक्ष के मुहर से ये बयान हो गया और लोकसभा में इसकी संतुष्टि कर दी गई, उसके बावजूद ये बयान लाना किसी के भी द्वारा, चाहे वो उपाध्यक्ष हो, चाहे जनरल सेक्रेटरी हो, चाहे कोई हो, बिल्कुल नगण्य हो जाती है। जीरो उसका वैल्यू है, जीरो।
जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कोई निर्णय ले लिया है तो ये पार्टी की कोर कमेटी की बैठक के बाद ही होता है, ये किसी भी पार्टी में होता है। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि व्यक्तिगत लोगों के बयानों का कोई मतलब नहीं है। व्याकुल भारत आज इस देश में बहुत लोग बने हुए हैं, तो उनका हम क्या कर सकते हैं, इसलिए उनको संज्ञान लेने की जरूरत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जेडीयू नेता अजय आलोक का ये कहना है कि जब पार्टी अध्यक्ष की तरफ से किसी तरह का निर्णय ले लिया जाता है तो उस निर्णय के बाद लोगों की अगर प्रतिक्रिया उससे इतर आती है तो उनका व्यक्तिगत बयान जरूर हो सकता है, लेकिन इसका कोई फर्क पार्टी के स्टैंड पर नहीं पड़ने वाला है। लोकसभा में समर्थन किया गया और राज्यसभा में, चूंकि आज चर्चा चल रही है, 6 घंटे की इस पर चर्चा है और उसके बाद पार्टी इस पर भी राज्यसभा में अपनी सहमति देगी। नागरिकता संशोधन बिल और एनआरसी के खिलाफ बिहार में भी विरोधी दल आवाज उठाने लगे हैं। आज आरजेडी और कांग्रेस के नेता अलग अलग जगहों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आरजेडी के नेता पटना के जेपी गोलंबर पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन प्रशासन की ओर से इस को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की गई। बाद में मार्च करते हुए गांधी मूर्ति के पास ये भीड़ जो है वो पहुंचती है। प्रदर्शन में तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, जगदानंद सिंह सहित कई नेता एक साथ शामिल होते हुए भी नजर आए। अरे हम तो जेपीजी के माल्यार्पण के लिए जा रहे थे, माला तो पहना ही सकते थे। शांतिपूर्ण ढंग से हम लोग जो है अपनी बात को, विरोध को दर्ज करा रहे, लेकिन सरकार जो है जेपीजी पे भी माल्यार्पण नहीं करने दे रही। तो गांधी मैदान में जो गांधी जी की मूर्ति है वहां जा रहे हैं। बापू की आत्मा रो रही है नीतीश जी ने जो करतूत किया है। ये विरोध पूरा सदन तक जाएगी और ये संविधान को मिटाना चाहती है और हम लोग संविधान को बचाना चाह रहे हैं। बिल्कुल संविधान को मिटाना चाहती है, ये एक आरोप है तेजस्वी और तेज प्रताप का। और सीधे तौर पे कह सकते हैं कि जो धरना शांतिपूर्ण तरीके से आरजेडी कर रही थी वो उग्र हुई। जेपी को माला पहनाने के नाम पर तेजस्वी सड़क पर आए और अब ये कहते हैं कि ये लड़ाई, ये आंदोलन जो है वो संसद तक जाएगी। कैमरा पर्सन नीलमणि के साथ अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो सीएबी के विरोध में विपक्ष जो है एकजुट नजर आ रहा है और इस एकजुटता की तस्वीरें आज राजधानी पटना के सड़कों पर नजर आ रही हैं। धरने में शामिल हो रहे तेज प्रताप यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि चाचा ने फिर एनआरसी और सीएबी के मामले पर पलटी मारी है। कर रहे हैं, लगातार विरोध में बैठे हुए हैं। दिल्ली में भी अपने संगठन के लोग हैं, तमाम लोग हैं वहाँ। हम अपना बिहार से शुरुआत कर दिए हैं। तो सीएबी के खिलाफ कांग्रेस का भी प्रदर्शन पटना में गांधी मूर्ति के पास जारी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा इसमें शामिल, कांग्रेस के कई अन्य नेता भी इसका विरोध करते हुए। इस तस्वीरें देखिए, ये राजधानी पटना की ही तस्वीरें हैं जहां पर बिहार कांग्रेस के कई नेता इस प्रदर्शन में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। कैब पर कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन राजधानी पटना में साफ तौर पर नजर आता हुआ और कहीं ना कहीं इसके साथ ही साथ खुद केंद्र के साथ राज्य में भी नीतीश कुमार को घेरने की तैयारी में विपक्ष। हम नागरिकता संशोधन बिल का इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो भारत में सभी जात और धर्म के लोगों को समान रूप से रहने का अधिकार है। किसी पर हम नहीं चाहते हैं, यहाँ सभी लोग चाहे वो किसी भी समुदाय से हो, भाई भाई की तरह रहते हैं और उसको आपस में बांटने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह का संविधान भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है काफी दुखद है। पूरे देश में आक्रोश का माहौल है और ये देश को निर्णय करना है कि गांधी जी के विचारों से ये देश चलेगा या गॉडसे के विचारों से ये देश चलेगा। और आज इस बिल का, इस जो संशोधन बिल है, इसका हम विरोध करते हैं और पूरे देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए मैं समझता हूँ पूरा उन्माद का माहौल भारतीय जनता ने बनाने का प्रयास किया है। इसका कांग्रेस पार्टी पूरे देश में विरोध करती है। तो वहीं चिराग पासवान ने कहा है कि उम्मीद है कि जेडीयू राज्यसभा में भी नागरिकता बिल का समर्थन करेगी। वहीं उन्होंने आरजेडी के धरने पर तंज कसते हुए कहा कि तेजस्वी यादव हमारे छोटे भाई हैं, जानकारी का अभाव है। चिराग पासवान ने आरजेडी और विपक्ष पर पाकिस्तान के स्वर में बोलने का भी आरोप लगाया। देखिए, जैसा मैंने कहा कि पूरी तरीके से उनका अपना इंटरनल मैटर है। अमूमन ऐसा होता नहीं है, ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि लोकसभा में एक रुख रहे और राज्यसभा आते आते तक रुख बदल जाए। पार्टी की एक ही नीति रहती है। पार्टी अपनी नीतियों से बीते दिन के साथ
कम ही देखा गया है कि कोई पार्टी इस तरीके से बदले। हम लोगों ने समझा और उम्मीद करता हूं कि जनता दल यूनाइटेड के भी तमाम नेताओं ने ऐसा ही किया होगा और यही कारण बना कि इन्होंने इस बिल का समर्थन लोकसभा में किया और यही समर्थन की अपेक्षा राज्यसभा में भी की जा रही है। वो धरने पर अगर बैठे हैं तो क्यों बैठे हैं? इस बिल से किस बात की चिंता उनको हो रही है? मतलब मेरी समझ के परे कि क्यों बैठे? तरफ से ये कहा जा रहा है कि धर्म के आधार पर भेदभाव किया जा रहा है इस बिल में। देखिए, उनको ये समझना चाहिए, मेरे छोटे भाई हैं, जानकारी का अभाव होता है, पर समय समय पर ऐसे आधार बनाए जाते हैं। जब आप दूसरे देशों के से जो शरणार्थी आते हैं, जब आप उनको नागरिकता देते हैं तो इस तरीके का आधार बनाया जाता है। तो सीएबी और एनआरसी के विरोध में धरने पर बैठे आरजेडी पर बीजेपी ने जोरदार हमला किया है। बिहार सरकार के मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा कि राजद के पास न कोई काम है और न ही कोई एजेंडा, और इसीलिए विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आरजेडी के पास तो कोई वर्क है नहीं और ना कोई भी एजेंडा है, तो आरजेडी यही सब। और बड़ी खबर सुपौल से आ रही है, जहां पर पैक्स चुनाव में मतगणना के दौरान जमकर हंगामा किया गया है। गड़बड़ी का आरोप लगाकर करीहो गांव में हंगामे की तस्वीरें देखिए, किस तरीके से आक्रोशित ये भीड़ यहां पर पुलिस वालों के साथ ही उलझती हुई नजर आई। मंत्री रमेश ऋषिदेव के काफिले पर इन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई है। पुलिस फिलहाल मौके पर पहुंची हुई है और हवाई फायरिंग कर हंगामे को शांत कराने की कोशिश करती हुई नजर आई। सहयोगी अमित हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है, आखिर ये हंगामा क्यों बरप गया? विवाद पैक्स चुनाव में मतगणना के दौरान इन लोगों ने गड़बड़ी का आरोप लगाकर हंगामा शुरू कर दिया था और ये हंगामा उस वक्त बहुत बड़ा बन गया जब मंत्री रमेश ऋषिदेव का काफिला कहियो गांव के गुजर रहा था। इस दौरान इन लोगों ने काफिले को रोककर उस गाड़ी को पथराव शुरू कर दिया और उस गाड़ी में तोड़फोड़ कर दी। इसके बाद पुलिस वहां पहुंची है और पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और हवाई फायरिंग की, जिसके बाद मामला शांत हो सका। और फिलहाल एसपी भी इस इलाके में पहुंचकर कैंप कर रहे हैं और फिलहाल अभी भी हंगामा धीरे धीरे बढ़ता और घटता जा रहा है, लोग अभी भी शांत नहीं हुए हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस ने मामले पर थोड़ा बहुत अंकुश पा लिया है। विवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, जो पैक्स चुनाव के दौरान गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए लोगों ने जमकर हंगामा किया और हंगामे की ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव आप देख पा रहे हैं। तो मंत्री रमेश ऋषि के काफिले पर इन लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, हंगामा शुरू किया गया और कई वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई। और इस हंगामे को देखते हुए पुलिस बल यहां पर पहुंचा और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, हिरासत में लिया गया है। पैक्स मतगणना के दौरान हंगामे की ये तस्वीरें, जहां पर गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए इन लोगों ने मंत्री जी के काफिले को ही रोक दिया और कई गाड़ियों में जमकर तोड़फोड़ की गई। हालांकि बाद में पुलिस पहुंचती है और जमकर यहां पर हंगामे की इन तस्वीरों को देखिए, जो प्रदर्शनकारी थे उन्हें खदेड़ा गया और कईयों को पकड़ा भी गया। खबर सुपौल से, जहां कर कर्णपुर गांव के पास स्कूली बच्चों से भरी बस की ट्रक से टक्कर हो गई, जिसमें 3 बच्चे घायल हो गए। बस में उस वक्त करीब 2 दर्जन बच्चे सवार बताए जा रहे हैं। बस में सवार दर्जनों बच्चों को स्थानीय लोगों के सहयोग से, उनकी मदद से गाड़ी से बाहर निकाला गया, जिसके बाद घायल 3 बच्चों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि बस का ड्राइवर बस को काफी तेज गति से चला रहा था, जिसकी वजह से यह दुर्घटना हुई। हालांकि गनीमत यह रही कि बच्चों को गंभीर चोटें नहीं आई। नमस्कार, जोहार, झारखंड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। महापर्व की महा तैयारी कैसी चल रही है? किन किन दिग्गजों की साख तीसरे चरण में दांव पर है? बंगाली समाज के वोटर्स को रिझाने के लिए बीजेपी ने किसे मैदान में उतारा है? इन तमाम खबरों पर करेंगे बात, लेकिन सबसे पहले बात उस खबर की जो किसी खुशखबरी से कम नहीं है। जी हां, प्याज की बढ़ी कीमतों से जायके पर जो असर पड़ रहा था वो जल्द ही अब दूर हो जाएगा। प्याज की बढ़ी कीमतों के कम होने के आसार अब नजर आने लगे हैं और गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से प्याज की खेप अब पहुंचने लगी है। कल तक जो बढ़िया क्वालिटी के प्याज थोक के भाव में 100 रुपए किलो बिक रहे थे, वो आज से 70 रुपए किलो हो गए हैं।
वहीं छोटे प्याज की कीमत 50 से 60 रुपए किलो थोक के भाव में बिक रही है। वहीं पंडरा बाजार समिति के प्याज व्यवसायियों ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही ये भी कहा कि प्याज की बढ़ी कीमत ने उनके व्यवसाय को 25% तक कम कर दिया था। प्याज के आसमान छूती महंगाई से राजधानी रांची के लोगों के खाने का जायका बदल गया है, तो दूसरी तरफ उनके किचन के बजट पे भी असर पड़ा है। राजधानी रांची के अधिकतर क्षेत्रों में 100 रुपये किलो से लेकर 120 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज बिक रहा है। हम इस वक्त राजधानी के थोक मंडी बाजार पंडरा बाजार में पहुंचे हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि थोक बाजार में इसकी कीमत क्या है। क्या है रेट इसका अभी थोक बाजार में? आज के रेट में प्याज बढ़िया प्याज जो है 70 से 75 रुपये केजी है। जो छोटा प्याज आता है वो 50 से 60 रुपया है। लेकिन प्याज में जो अभी नासिक का प्याज आना चालू हो गया, थोड़ा बहुत बाजार डाउन होना भी चालू हो गया। प्याज गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी में भी नया आवक आना चालू हो गया है, इसलिए प्याज धीरे धीरे कम होते जाएगा। क्या इसमें दो तरह की क्वालिटी है? नहीं, प्याज में बहुत सारे क्वालिटी आते हैं। प्याज में छोटा प्याज, सरा प्याज, बढ़िया प्याज, बड़ा प्याज, सब प्याज आता है। हम लोग का व्यापार 25% हो गया है। प्याज महंगा करके पब्लिक बहुत कम खा रहे हैं, बिक्री बहुत कम है। तो कब तक संभावना है कि ये रेट अब धीरे धीरे चालू हो गया है कम होना। आज तो कम हुआ ही, 100 का माला 70 बिक रहा है, 30 रुपये किलो कम हुआ, और छोटा प्याज 50-60 रुपये बिक रहा है। तो राजधानी रांची की जो पंडरा बाजार में प्याज की जो थोक जो कीमत है वो करीब 70 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है, और इन दुकानदारों ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही प्याज की कीमतों में कमी होगी। कैमरामैन नलिन के साथ नौशाद आलम, न्यूज़ 18 रांची। और अब देखते हैं झारखंड चुनाव से जुड़ी हुई खबरें। मुंगिया स्टील प्रेजेंट्स दिस इलेक्शन शो। मुंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। तो झारखंड में तीसरे चरण के महापर्व को लेकर महातैयारी चल रही है और बूथों तक मतदान कर्मियों को रवाना कर दिया गया है। संवेदनशील बूथों पर मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना किया गया। 8 जिलों की 17 सीटों पर कल मतदान होने हैं। 12 सीटों पर सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। वहीं बाकी की 5 सीटों पर शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। तो झारखंड में तीसरे चरण के लिए कल राज्य की 17 सीटों पर वोट डाले जाने हैं और इस चरण में जहां कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई, वहीं बीजेपी को अपनी सीटें बचाने की चुनौती भी है। झारखंड विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। इनमें धनवार से पूर्व सीएम और जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी, सिल्ली से पूर्व उप मुख्यमंत्री और आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, कोडरमा से राज्य की शिक्षा मंत्री डॉक्टर नीरा यादव, रांची से राज्य के मंत्री सीपी सिंह, रांची से जेएमएम महिला मोर्चा की केंद्रीय अध्यक्ष महुआ मांझी, बरकट्ठा से झारखंड आवास बोर्ड के अध्यक्ष जानकी यादव, मांडू से जेएमएम छोड़कर बीजेपी में आए जयप्रकाश भाई पटेल और बरही से कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए मनोज यादव के नाम शामिल हैं। वहीं इस चरण में बीजेपी को अपनी सीटें बचाने की चुनौती भी है। तीसरे चरण की 17 सीटों में से 10 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, जबकि बरही और मांडू के मौजूदा विधायक भी इस बार कमल फूल के साथ चुनावी मैदान में हैं। हालांकि बीजेपी को उम्मीद है कि तीसरे चरण में पार्टी का प्रदर्शन 2014 से ज्यादा अच्छा होगा। अमूमन लोगों के बीच यह संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी शहरी क्षेत्र में काफ़ी मजबूत है, तो कमोबेश शहरी क्षेत्रों में ही ये चुनाव होने जा रहा है। तो हम भी आस लगाए बैठे हैं कि मतदाता इस बार हमारा पूरा साथ देंगे, और पिछली बार जैसा आपने गणित बताया कि 11 सीटें हमारे पास साथ हैं, तो हम निश्चित रूप से इसको बढ़ाकर 15 तक ले जाने की कोशिश करेंगे, ताकि फिर चौथे चरण पर, जिस पर हमारा विशेष फोकस है, 5वें में संथाल परगना में, तो एक कंफर्टेबल मेजोरिटी को हम धीरे धीरे आगे बढ़ सकें। इसलिए तीसरा चरण हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है।
तीसरे चरण में ज्यादातर सीटें शहरी क्षेत्र की हैं। ऐसे में बीजेपी को बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है, लेकिन जेएमएम का कहना है कि इस बार गांव शहर का भेद मिटाकर मतदाता महागठबंधन को वोट दे रहा है। इस चरण के बाद चुनाव मात्र औपचारिकता रह जाएगी। हम लोग बहुमत के आंकड़े पार कर लेंगे तीसरे चरण के बाद, क्योंकि जो रुझान मिल रहा है, जो इनके स्टार कैंपेनर, जो बड़े बड़े नेता दिल्ली से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, उनकी सभाओं में जो भीड़ हो रही है और हमारे हेमंत सोरेन जी की सभा में जो भीड़ हो रही है बिना किसी संसाधन के, तो वो एक संकेत है। तीसरे चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया है। अब बारी जनता की है। 12 दिसंबर को राज्य की 17 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। उपेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, रांची। तो तीसरे चरण में 17 सीटें हैं, जहां पर कल सुबह 7 बजे से लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। और इसी कड़ी में सरायकेला की ईचागढ़ विधानसभा सीट पर भी कल वोटिंग होनी है। वोटिंग को लेकर प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। इस विधानसभा में 337 बूथ हैं, जिनमें से 157 बूथों को अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। अति संवेदनशील 157 बूथों के लिए कल ही मतदान कर्मियों को रवाना कर दिया गया था। वहीं बाकी के 180 बूथों पर आज मतदान कर्मियों को रवाना किया गया। इस सीट पर सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक लोग मताधिकार का प्रयोग कर पाएंगे। जिले के डीसी और एसपी ने वोटर से भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की है। अनुरोध करता हूं कि कल 7 बजे से 3 बजे तक इलेक्शन होगा। सब लोग आइए, अपना अपना वोट का जरूर लोग प्रयोग कीजिए। और सभी बूथों में हमारा पोलिंग पार्टी कल 157 बूथ है, आज रिमेनिंग 160 बूथ आज चले गए और सब जगह हम लोग अच्छा व्यवस्था किया है। कल ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र का चुनाव को लेकर के पूरी तरह से सुरक्षा का इंतज़ाम किया हुआ है। सभी SOPs को फॉलो करते हुए सुरक्षित तरीके से और निष्पक्ष रूप से चुनाव कराने के लिए पूरी पुलिस जो है लगी हुई है। और सभी जनताओं से ये अपील है कि आप लोग निर्भीक होकर के अपना वोटिंग राइट्स को यूज़ करिए। तो रामगढ़ के बड़कागांव विधानसभा में कल मतदान होना है और इसके लिए 11 दुर्गम और अति संवेदनशील बूथों पर मतदान कर्मियों को रवाना किया जा चुका है। अति संवेदनशील बूथों पर मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर के जरिए रवाना किया गया। जिला प्रशासन का ये दावा है कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रशासन की तैयारी पूरी तरीके से मुकम्मल है। तो बोकारो के गोमिया और बेरमो में तीसरे चरण के मतदान के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। गोमिया के अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र में अधिकारियों और कर्मचारियों को बूथों तक पहुंचाया जा चुका है। हेलीकॉप्टर से नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 137 मतदान कर्मियों को भेजा गया। तो कोडरमा में कल होने वाले मतदान को लेकर आज मतदान कर्मियों को सामग्री वितरण कर उन्हें रवाना किया गया और इस दौरान मतदान कर्मियों ने बैलेट से मतदान भी किया। कोडरमा एसपी ने मतदाताओं से निर्भीक होकर मतदान करने की अपील की। झारखंड में तीसरे चरण के चुनाव के लिए कल यानी कि 12 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। शांतिपूर्ण मतदान के लिए हजारीबाग में सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। जिले के कई बूथों को संवेदनशील और अति संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है। ऐसे में तमाम बूथों पर मतदान कर्मी को सुरक्षित पहुंचाने के लिए हेलीकॉप्टर से भेजा गया। बरही और मांडू विधानसभा क्षेत्र के 19 बूथों तक मतदान कर्मियों को हेलीकॉप्टर से रवाना किया गया। पहली बार हेलीकॉप्टर के माध्यम से चुनाव कराने जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सब शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव करा के हम लोग वापस लौटे। बहुत अच्छा है, सबके लिए सूटेबल है। जो नहीं आ पा रहे हैं उनके लिए मटेरियल भी उनके स्थान पर प्रोवाइड करवाया जा रहा है, तो ये एक अच्छा पहल है। जो भी नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पर हमारे अलग अलग जो फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट हो गया है और वो जंगली इलाकों में घुसे हुए हैं और नक्सलियों के विरुद्ध जो है सम्यक कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, ये मैं आपको बता सकता हूं। और हम लोग मतदान को सुरक्षित और भय मुक्त वातावरण में कराएं, इसका प्रयास हम लोगों का जारी है। तो पहले चरण के चुनाव के लिए गुमला में चुनावी सभा करने पहुंचे पीएम ने मंच से जब आंजन धाम की महिमा का गुणगान किया था, तब ये समझ आ गया कि अब आंजन धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने वाली है।
पीएम की सभा के बाद वाकई में आंजन धाम में श्रद्धालुओं की आस्था बढ़ती जा रही है और दूर दराज से श्रद्धालु पवन पुत्र हनुमान की जन्मस्थली आंजन धाम पहुंचने लगे हैं। आंजन धाम में माता अंजनी पवन पुत्र हनुमान को गोद में लिए बैठी हैं और ये प्रतिमा अपने आप में दुर्लभ है। श्रद्धालु यहाँ माता अंजनी और हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचते हैं। साथ ही यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को भी जी भरकर निहारते हैं। बता दें कि 4 धामों में एक उत्तराखंड के केदारनाथ धाम पहुंचकर जब पीएम मोदी ने वहां से केदारनाथ की महिमा बताई और वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का बखान किया, तो दुर्गम तीर्थस्थलों में एक केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं की हर साल भीड़ बढ़ने लगी। माता अंजनी हनुमान जी को यहीं जन्म दिए थे। हाँ, और जब भी कोई शुभ कार्य होता है हम लोग यहीं आते हैं। और आंजन धाम बहुत अच्छा है, प्राकृतिक दृश्य बहुत अच्छा है। हम यहाँ पहली बार आए हैं, बहुत अच्छा है यहाँ का दृश्य, प्राकृतिक दृश्य, धर्मस्थल भी है। अंजनी माता का प्रसिद्ध जितना देखा सुना है सब भक्ति यहीं पर मिलता है। हाँ, यहीं हनुमान जी का जन्म हुआ, इसी गुफा में। दुमका की सड़कों पर इन दिनों आयुष्मान सागर लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। हरियाणा के हिसार के रहने वाले आयुष्मान पेशे से टैक्सी ड्राइवर हैं और अपनी कमाई का 25% वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रचार पर खर्च करते हैं। दुनिया उन्हें मोदी भक्त के नाम से भी जानती है। जिन राज्यों में चुनाव होते हैं वहीं आयुष्मान पहुंचते हैं और वहां पहुंचकर लोगों को बीजेपी को वोट देने की अपील करते हैं। आयुष्मान सागर इन दिनों दुमका की सड़कों पर घूम रहे हैं। मकसद भी वही है, यहाँ पर भी लोगों से बीजेपी को, मोदी को वोट करने की अपील करते हुए नजर आए और लोगों को मोदी सरकार के लिए कामों की जानकारी कि मोदी सरकार ने क्या कुछ काम किया है ये कहते हुए भी। मेरा नाम आयुष्मान सागर है और हरियाणा से आया हूँ मैं, और मोदी जी के लिए वोट इसलिए मांग रहा हूँ क्योंकि आजकल के जितने भी अपने वोटर्स हैं वो समझदार हैं, वो जानते हैं कि विधानसभा मजबूत करेंगे तो लोकसभा मजबूत होगा और लोकसभा मजबूत होगा तो प्रधानमंत्री मोदी जी होंगे। उसी के तहत मैं यहाँ पर मोदी जी के लिए वोट बटोरने आया हूँ। इसलिए मैं यहाँ पर आकर पहले माहौल का जायज़ा लिया कि काम कितने % हुआ है, और मैं बहुत खुश हूँ कि 40% काम मुझे ज़मीनी स्तर पर दिखे हैं और अभी 60% में कहीं ना कहीं कमी है। और मुझे पता है कि राज्य और केंद्र में जब एक सरकार रहेगी ना तो मिलकर वो दोनों हल कर देंगे, इसका कोई ना कोई हल निकालेंगे। हरियाणा में क्या करते हैं आप? सर, मैं बाय द प्रोफेशनल ड्राइवर हूँ ओला उबर का। जो मुझे इनकम आती है उसमें से 25% मैं मोदी जी के लिए लगा दूँ। तो तीसरे चरण का चुनावी शोर थमने के बाद पार्टियों ने चौथे चरण की सीटों पर प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। बोकारो के चंदन क्यारी विधानसभा सीट से झारखंड सरकार के मंत्री अमर बाउरी बीजेपी के प्रत्याशी हैं और प्रचार प्रसार में अमर बाउरी भी जी जान से लगे हुए हैं। अमर बाउरी ने चंदन क्यारी, झालबरदर, अडिता, कोडिया, नूतनडी, नुनियाडी समेत कई इलाकों का भ्रमण कर जनता से वोट देने की अपील की। चंदन क्यारी विधानसभा का क्षेत्र बंगाल से सटा हुआ है और ऐसे में इस क्षेत्र में बंगाली समाज से जुड़े वोटरों की संख्या ज्यादा है। बंगाली वोटर से बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील करने के लिए पूर्व रेल मंत्री मुकुल रॉय भी बीजेपी प्रत्याशी अमर बाउरी के साथ यहां सड़कों पर नजर आए। मुकुल रॉय ने लोगों से एक बार फिर सूबे में बीजेपी की सरकार बनाने की अपील की और कहा कि डबल इंजन की सरकार से ही झारखंड के विकास संभव है। बस चंदन क्यारी है, इसका जो लोग वोटर है अधिकांश बांग्ला भाषा भाषी है, तो हम इधर का आदमी लोग के साथ मिलने के बाद ये हमारा सुझाव होता है जो चंदन क्यारी से अमर बाउरी बहुत से बहुत ज्यादा वोट से इधर से विजयी होगी। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन ने दुमका के खिजूरिया में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। हेमंत ने कहा कि महंगाई से जनता त्रस्त है, लेकिन बीजेपी एनआरसी और राम मंदिर जैसे मुद्दों को उछाल रही है। हेमंत सोरेन ने यह भी आरोप लगाया कि चुनाव के ठीक बाद 20 दिसंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें दैनिक सामान पर 3 से 5% टैक्स बढ़ाने का फैसला लिया जाएगा। हेमंत सोरेन ने यह भी कहा कि अगर ऐसा होता है तो जेएमएम सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगा। सामानों पर 12% टैक्स लग रहा है, उसे 15% करने का प्रस्ताव बन रहा है। तुरंत झारखंड के चुनाव खत्म होने के बाद लागू होनी है।
20 तारीख को इसकी बैठक